गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है वो एक अभी रिसेंट में जो चल रहा है यूएसए में, है ना, उस पे हम बात करेंगे आज, जहां नेक्स्ट ईयर जो वहां इलेक्शन होने वाले हैं प्रेसिडेंट के। ओके। और उसमें अगर हम बात करें कौन कौन प्रतिभागी है जो भाग लेना चाहते हैं, ठीक है, या उन्होंने अपने नॉमिनेशन दर्ज कर दिए हैं। ओके। उसी में एक नाम बड़ा हाईलाइटेड हो रहा है, लाइमलाइट में आ रहा है, और वो नाम है विवेक रामास्वामी का। क्लियर? विवेक रामास्वामी, इनकी बायोग्राफी, इनके बारे में हम लोग अभी इस वीडियो में जानेंगे। ओके, कहाँ से ये आए हैं, क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या पॉलिसी है, ओके, और इंडिया को लेके क्या स्टैंड है इनका, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो ये विवेक रामास्वामी, इनको आप देख रहे होंगे, ये इनकी फोटो। ओके। अभी रिसेंटली जो डिबेट हुई है प्रेसिडेंशियल, रिपब्लिकन प्रेसिडेंशियल डिबेट की बात करें, उसके फर्स्ट राउंड में, हालांकि इनका सामना उसमें बड़े बड़े लीडर से हुआ है, जैसे निक्की हैली, ओके, एंड माइक पेंस। ठीक। तो ये इनके पास एक पॉलिटिकल जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा था, ठीक है। और इनके पास अभी ये न्यू है, 2021 में इन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। ओके। और इस डिबेट में इन्होंने काफी पॉपुलैरिटी गेन की है। ओके। इसी बेसिस पे इनको अगर इन्होंने देखें तो जो ऑनलाइन फंड रेजिंग है उसमें लगभग $4.5 लाख जो है उन्होंने रेज किया। ओके। और उसके बाद क्या हुआ कि जो इनकी डिबेट है उसके बाद ये पब्लिक के बीच में काफी पॉपुलर हुए। गूगल सर्च पे भी अगर हम देखें तो मोस्ट गूगल सर्च कैंडिडेट के रूप में ये उभरे हैं। ओके। तो देन स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग इसमें। ये रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हो रहे हैं। फरवरी 2023 की न्यूज है, जिसमें उन्होंने बताया, उन्होंने अपनी कैंडिडेसी व्यक्त की है। किस पार्टी से? रिपब्लिकन पार्टी से। ओके। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी, आप जानते हैं इसके बारे में कि इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो भी रिपब्लिकन पार्टी से थे। अभी रिसेंट में जो जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है। ठीक। एक तरीके से अगर हम देखें इस कंट्री में, हालांकि मल्टी पार्टी सिस्टम है, बट दो पार्टी, मेजर पार्टी है वहां पे। ओके। तो एक रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी कैंडिडेसी किससे रखी है भाई? रिपब्लिकन पार्टी से। ओके। चलें आगे चलते हैं, इसमें देखेंगे हम काफी कुछ इनके बारे में। चलिए तो कुछ हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी प्रोफाइल पे। देखिए इनके पेरेंट्स जो हैं इमिग्रेट हुए यूएसए फ्रॉम केरला से। ओके। और इनका जो जन्म हुआ है वो सिंसिनाटी, ओहियो स्टेट है, ओहायो स्टेट कहते हैं इसको, ओहायो स्टेट। 9 अगस्त 1985, 9 अगस्त 1985 को सिंसिनाटी में इनका जन्म हुआ। ओके। एजुकेशन की बात कर ले हम, ग्रेजुएट हुए ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, जहां पे इन्होंने बायोलॉजी की डिग्री अटेंड की। एंड उसके बाद ये गए कहाँ? येल यूनिवर्सिटी, जहां से इन्होंने ज्यूरिस डॉक्टर, जिसको डॉक्टर ऑफ लॉ कहते हैं। अमेरिका में अगर किसी को लॉ प्रैक्टिस करनी होती है तो उसके लिए रिक्वायर्ड डिग्री ये होती है, ठीक है। वहां पे एलएलबी या इस टाइप का सिस्टम नहीं होता, वहां पे डॉक्टर ऑफ लॉ, जिसको जेडी, ओके, येल यूनिवर्सिटी से इन्होंने कंप्लीट किया। तो ये इनका कुछ प्रोफाइल था बेसिक सा। आगे बात करते हैं हम इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें। पर्सनल लाइफ में जब ये येल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे उस दौरान इनकी मुलाकात होती है इनकी प्रेजेंट वाइफ जो है अपूर्वा तिवारी, या अपूर्वा तिवारी रामास्वामी। ओके। उनसे मुलाकात हुई, 2015 में इनकी शादी होती है, 2 बच्चे हैं इनके फिलहाल। ओह, जस्ट अ क्यूट बेबी। चलो, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें, यहां से मैटर आता है कि 2007 में देखिए विवेक रामास्वामी ने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया फॉर कॉलेज एज एंटरप्रेन्योर्स के लिए। ओके। इन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक studentbusiness.com, जो भी अपना स्टार्टअप लॉन्च करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, ठीक है। ये स्टार्ट किया इन्होंने 2007 से 2014 तक का। इन्होंने एक हेज फंड मैनेजर के रूप में भी काम किया क्यूबिटी फाइनेंशियल में। हेज फंड मैनेजर जो कि वॉल स्ट्रीट पे अगर शेयर मार्केट और इन सब में जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फंड को मैनेज करना, ठीक है, और ये सब काम इन्होंने किया इस कंपनी में। हालांकि इस कंपनी में बाद में इन्होंने इनके
एक्सपीरियंस और स्किल, जो टेक्निकल स्किल है, ट्रेडिंग स्किल है, उसके बेसिस पे इन्होंने काफी अपनी अच्छी जगह बना ली इस क्यूबीटी फाइनेंशियल में। ओके, और उसके एक पार्टनर के रूप में भी ये उभरे। 2014 ही फाउंडेड रोएवेंट साइंस, एक कंपनी जो कि जहां से सबसे ज्यादा इन्होंने अपनी वेल्थ क्रिएट की, दैट इज रोएवेंट साइंस। ये उसका सिंबल है, नेस्डैक में ये लिस्टेड है। ही फाउंडेड रोएवेंट साइंस, अ फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बेसिकली फोकस ऑन बायोटेक। ओके, टेक्नोलॉजी को वो ड्रग्स डेवलपमेंट करने के लिए ये फोकस करती है ये कंपनी, ठीक है। और जो ऐसी इंपॉर्टेंट ड्रग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अल्जाइमर हो गया या कैंसर हो गया या अदर सीरियस डिसीज, उनके लिए ये काम कर रहे हैं। और ये कंपनी जो है ऐसी ड्रग्स के लिए रिसर्च कंटिन्यू रखती है, चालू करती है और ऐसी दवाइयों का निर्माण कर रही है, ठीक। 2022 की बात करते हैं तो 2022 में उन्होंने स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट एक कंपनी फाइंड की। ओके, एंड ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि ओहियो में स्टेट है, ओहियो स्टेट में है ये। ओके, एसेट मैनेजमेंट ये नीचे दिख रहा होगा, स्ट्राइव एसेट मैनेजमेंट। तो ये कुछ इनके प्रोफेशनल प्रोफाइल से रिलेटेड न्यूज थी। ओके, जो कि दिखा रहा है यहाँ पे इन्होंने किस तरीके से अलग अलग सेक्टर में, न केवल मेडिकल फार्मास्यूटिकल फील्ड में, बल्कि उन्होंने फाइनेंशियल सेक्टर में, ओके, और एंटरप्रेन्योर के रूप में भी एक, तो इन अलग अलग सेक्टर में काफी अच्छा काम किया और इससे उन्होंने काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट की। आगे इसमें अगस्त 2023 में फोर्ब्स में जो इनकी वेल्थ एस्टिमेट की है फोर्ब्स ने, वो बताया है कि मोर देन $950 मिलियन, ओके, $950 मिलियन से ज्यादा इनकी नेटवर्थ है। ओके, और ये जो वेल्थ है इनका कहां से आता है, उसी बायोटेक कंपनी से आ रहा है जो इन्होंने क्रिएट की थी 2014 में, और फाइनेंशियल बिजनेस से स्ट्राइव फाइनेंशियल असिस्ट मैनेजमेंट। ओके, तो ये दोनों बिजनेस इनको काफी सपोर्ट प्रदान किए और वेल्थ क्रिएशन में हेल्प किया। तो अभी हम देखें, रामास्वामी हैज गेन्ड अटेंशन। ये अटेंशन इनको पब्लिक के बीच में कब मिलती है? एन अपोनेंट ऑफ वोक कल्चर एंड वाज डब्ड द सीईओ ऑफ एंटी वॉकिंग। ओके, ये वोक कल्चर बड़ा फेमस है अमेरिका में। आपने देखा होगा वोक कल्चर के बारे में, जैसे कोई भी सोशल इश्यूज हो, डिस्क्रिमिनेशन हो, या फिर किसी भी तरीके की कोई घटना हो, ठीक है ना, जिस पे रिएक्शन हो रहा हो, तो ये जनरली वहां के लोग क्या करते हैं, ऐसे मुद्दों पर अपना जो स्टैंड होता है वो रखने के लिए वो लोग एक ग्रुप में सड़कों पे आप देखते होंगे होर्डिंग लेके, बैनर लेके वो लोग मूव करते हैं, ठीक है ना, और अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं, ओके, या प्रोटेस्ट करते हैं। तो ये जो कल्चर होता है, आपको इस फिगर में दिख भी रहा होगा इमेज में, तो यहाँ पे ऐसे ये लोग क्या करते हैं, उसको अगेंस्ट में उसके खड़े होते हैं। क्लियर है? ओके, तो ये जो कल्चर है इसी को हम लोग वोक कल्चर कहते हैं। वोक बेसिकली एक वर्ड है जो कि अफ्रीकन और अमेरिकन जो वर्नाकुलर इंग्लिश है उससे ये डेवलप हुआ है, जिसका मीनिंग क्या होता है, अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्सन who is alert to the racial and social injustice of the world। ठीक, बेसिकली इसमें फोकस क्या किया जाता है, रेशियल जो नस्लीय भेदभाव होते हैं, ओके, एंड सामाजिक जो अन्याय होता है, भेदभाव होता है, उसके अगेंस्ट में जो खड़ा होता है, दैट इज वोक। वोक को अगर हम हिंदी उसकी मीनिंग देखें, वोक का मतलब होता है सोते हुए को जगाना, यानी जो सो रहे हैं उनको जगाइए, ठीक है। ओके, वेकअप का नाम सुने होंगे ना, उसी से ये वर्ड बना है वोक। ठीक, तो ये जो है इन्होंने लगभग ये मूवमेंट 2010 से यूएसए में स्टार्ट हुआ, 2010 के डिकेड से, और उसी के समर्थन में ये भी आए। ओके, और उसके बाद क्या हुआ, ये लोगों के बीच में पॉपुलर होना शुरू हुए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और जाने इनके बारे में।
तो इसका एजेंडा और आइडियोलॉजी की बात करते हैं, इनकी एजेंडा और आइडियोलॉजी क्या है। देखिए बड़ा ही हालांकि इनके जो ये एजेंडा है इस पे क्रिटिक्स भी काफी इनके अगेंस्ट में खड़े हुए, ठीक है, और कुछ इनकी पॉलिसीज जो है उनकी भी अभी हम बात करेंगे, जो कि इनको एक फोकस प्रोवाइड किए यूएस की पॉपुलेशंस के बीच में, जनता के बीच में, वहां के सिटीजन के बीच में। पहले अगर हम बात करें, ही वांट टू स्टॉप यूएस मिलिट्री एड टू इजराइल। ओके, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या कि भाई अगर हम बात करें, एक मिनट वेट अ सेक, आई थिंक इसमें, हाँ उसमें ऐड तो नहीं है। देखिए इसमें अमेरिका लंबे समय से, चाहे बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हो, ओके, बराक ओबामा हो, या फिर डोनाल्ड ट्रंप हो, ओके, या बाइडन, इन लोगों ने लंबे समय से अगर हम देखें इजराइल में जो मिलिट्री एड है, मिलिट्री सेवाएं हैं, सुविधाएं हैं, उसको प्रदान किया और काफी ज्यादा पैसा उस पर खर्च किया। अब जनता का जो टैक्स पेयर है उनका पैसा और वो किस में जा रहा है, वेपन्स में जा रहा है, ठीक है, और वो हेल्प प्रोवाइड किया जा रहा है इजराइल को। तो ये थोड़ा सा उनको इनके एजेंडा से बाहर है। वो क्या कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं इसको हम समाप्त करेंगे, क्लियर, इसको वो समाप्त करना चाहते हैं। दूसरी बात, ही वांट टू लॉन्च मिलिट्री स्ट्राइक ऑन मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स। जो मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स है, आपको पता होगा, जो मैक्सिको है वो यूएसए के अंदर इलीगल जो ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहा है, बड़े बड़े ड्रग्स पैडलर्स हैं, ड्रग कार्टल हैं, ओके, वो लोग क्या काम कर रहे हैं वहां पे कि इलीगल ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं यूएसए में, जो कि एक सीरियस कंसर्न बनता जा रहा है, वहां की यूथ को डाइवर्ट कर रहा है और उसका इम्पैक्ट हालांकि लॉन्ग टर्म में यूएसए और यूएसए की इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। ओके, तो इन पे क्या कर रहे हैं वो, इनका स्टैंड क्या है कि वो मिलिट्री स्ट्राइक करना चाहेंगे, ओके, मैक्सिकन ड्रग कार्टल्स पे। दैट्स गुड। ही वांट टू शट डाउन द एफबीआई। ये बड़ा हाईलाइटेड इशू रहा, बिकॉज जब 9/11 अटैक होता है यूएसए पर, उसके बाद उन्होंने एफबीआई जैसी संस्थाओं के बारे में सोचा कि अब ये इनका, और उसी को बेस मानते हुए कि ऐसी संस्थाओं को बंद करना चाहिए जिसपे सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, ओके, ड्यू टू हिज फेल्योर। तो ही वांट टू शट डाउन द एफबीआई। एफबीआई की फुल फॉर्म क्या है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ओके, एंड नेक्स्ट देखें, ही वुड फायर 75% फेडरल वर्कर। बहुत ही ये मतलब तगड़े स्टैंड है एक तरीके से कहें हम तो। ही वुड फायर, वो 75% जो सरकारी कर्मचारी फेडरल वर्कर्स हैं वहां के, उनको हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। ओके, और बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, ये एफबीआई की केवल बात नहीं है, और भी बहुत सारे, जैसे एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, ओके, न्यूक्लियर वाला डिपार्टमेंट है, ओके, ऐसे कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं जिनको वो क्या करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं या रीऑर्गेनाइज करेंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो ये सारे कुछ उनके स्टैंड्स हैं, जो एजेंडा है, जो वो अपनी बातों को मीडिया के सामने आए दिन रखते रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात करें, ही वांट्स एलोन मस्क। अभी रिसेंटली अगस्त की न्यूज है, रिसेंटली एक फोक्स मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया क्या, ही वांट एलन मस्क एज एन एडवाइजर। ओके, समझ रहे हैं इसको, एडवाइजर इन हिज एडमिनिस्ट्रेशन। वो एलन मस्क से काफी ज्यादा प्रभावित है। वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने ट्विटर, या रिसेंटली जिसको एक्स कहते हैं, ओके, ट्विटर हो गया, टेस्ला हो गया, स्पेस एक्स हो गया, इन कंपनियों को जिस हिसाब से उन्होंने ग्राउंड से उठा के टॉप पे लाए हैं, ओके, वहां का उनका मैनेजमेंट एक इंप्रेसिव मैनेजमेंट है, ठीक है, और उसी मैनेजमेंट का यूज वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन में करना चाहते हैं। इसीलिए वो एलन मस्क को क्या करना चाहते हैं, एक एडवाइजर के रूप में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में एडवाइजर के रूप में, सलाहकार के रूप में नियुक्त करना चाहते हैं, अगर वो प्रेसिडेंट बने तो। क्लियर? ओके, चलें आगे बात कर रहे हैं भाई इनके बारे में, और इस इनमें थोड़ी आइडियोलॉजी की बात कर लेते हैं हम इनकी। देखिए, पहली चीज, एंटी वॉर के समर्थक हैं ये चाहते हैं, हालांकि एक बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड जो लोग हैं, वो लोग वॉर और इन सब चीजों में ज्यादा उलझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो फोकस करते हैं अपने प्रॉफिट पे, बिजनेस पे, ओके, और इकोनॉमिक ग्रोथ पे, डेवलपमेंट पे। तो यहाँ पे, और हालांकि ये सपोर्ट में किसके हैं, कैपिटलिज्म,
ठीक है। तो दूसरी चीज अगर हम देखें, एंटी वॉर, एंटी वॉर कहने का जैसे उन्होंने ये स्टैंड जो लिया है अभी, ये सारी बातें मीडिया के समक्ष उन्होंने रखी हैं आए दिन। ओके, तो उन्हीं में से हमने कुछ मुद्दों को उठाया है, जिसमें पहला है एक एंटी वॉर। एंटी वॉर उन्होंने यूक्रेन के अगेंस्ट में, ये जो रसिया यूक्रेन वॉर रहा है आप देख ही रहे हैं कंटिन्यू, तो उस पे क्या है स्टैंड लिया, उसमें उन्होंने बताया, या फिर जो अमेरिका विदेशों में अपने सैनिकों को भेज के वहां पे मिलिट्री एड प्रोवाइड करती है, जैसे हमने पहले अफगानिस्तान के में देखा, ठीक है, और कंट्रीज में वियतनाम देख लें, तो यहां पे वो कहती है, या सीरिया, तो यहां पे ये क्या कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों को दूसरी देश के धरती पर लड़ने के लिए नहीं भेज सकते, ओके, और नहीं भेजेंगे, और उनका यूज हम किस में करेंगे, उनका यूज करेंगे हम अपनी नेशनल बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्लियर है? ओके, तो ये एंटी वॉर के अगेंस्ट में है, एंटी वॉर के समर्थक है मतलब। दूसरा है एंटी वॉक, वॉक कल्चर अभी मैंने बताया था क्या है, ओके, तो ये एंटी वॉक के समर्थक हैं, ठीक, वो नहीं चाहते इस तरीके के जो मूवमेंट होते हैं, ये इनजस्टिस है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरीके के मूवमेंट आप अपने तक ही सीमित रखें, इसको कॉरपोरेट के साथ ना अटैच करें, ठीक है ना, बिजनेसेस के साथ अटैच ना करें। तो एंटी वॉक को स्टॉप करना चाहते हैं एट वर्क प्लेस। ओके, दूसरा है एंटी इमिग्रेंट्स, हालांकि खुद इमिग्रेंट्स हैं ये, बट फिर भी इनकी पॉलिसी क्या है, एंटी इमिग्रेंट्स की है। ओके, जो कि थोड़ा सा अजीब लगती है बात। एंटी एलजीबीटी क्यू भी है ये, इनके आइडियोलॉजी की बात करें। कॉन्सेप्ट ऑफ टू जेंडर, ये केवल टू जेंडर कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करते हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल, ये थर्ड जेंडर को की एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। ये स्टैंड इनका थोड़ा सा अजीब लगेगा यहाँ पे भी। और सपोर्ट कैपिटलिज्म को समर्थक है, ओके, बिजनेसमैन है, कैपिटलिज्म के समर्थक रहेंगे ऑब्वियस। दूसरा, द क्लाइमेट चेंज एजेंडा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। द क्लाइमेट चेंज एजेंडा आने वाले समय में यही फैक्टर एक मतलब कई इंटरनेशनल कन्वेंशन में थोड़ा सा यूएसए की जो स्टैंड है उसको वीक कर सकता है अगर ये प्रेसिडेंट बने तो। जैसे क्लाइमेट चेंज एजेंडा इज अ लाई, ये क्या कहते हैं, जो क्लाइमेट चेंज का एजेंडा चल रहा है ना, ये एक मिथ है, एक झूठ है। ओके, फॉसिल्स फ्यूल आर रिक्वायरमेंट फॉर ह्यूमन प्रोस्पेरिटी, और जोर देते हैं कि जो ये जीवाश्म ईंधन है, फॉसिल फ्यूल है, ये मानव जाति के भलाई के लिए, उनकी समृद्धि विकास के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। एंड रामास्वामी फेवर्स राइजिंग द स्टैंडर्ड वोटिंग एज टू 25, ये दूसरा जो वोटिंग एज है उसको रेज करके 25 तक करना चाहते हैं, जिसमें कि हालांकि 18 टू 25 तक जो मिलिट्री पर्सनल्स हैं और बाकी ऐसे लोग हैं जो फ्रंट पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए छूट रहेगी। बाकी उसकी एज की लिमिट जो होगी, नॉर्मल एज, यूनिवर्सल एज जो होगा, उसको 25 की एज तक लाने का एजेंडा रखा है इन्होंने। ठीक है, तो ये कुछ इनकी आइडियोलॉजी, इसमें इनकी एक बुक भी है अगर हम बात करें एंटी वॉक और इन सब चीजों से। इन्होंने अपनी ये बुक पब्लिश की जब वॉक इंक नाम से। ठीक है, ये न केवल एक पॉलिटिशियन, एक बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर, एंड इसके अलावा ये ऑथर भी हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की ये बेस्ट सेलर बुक बनी। कौन सी बुक? वॉक इंक। ओके, विवेक रामास्वामी की ये बुक, इनसाइड कॉर्पोरेट अमेरिका सोशल जस्टिस स्कैम, इस बुक का नाम है, जिसमें इन्होंने इसी वॉक कल्चर के बारे में बताया। ओके, इन के माध्यम से उन्होंने अपने को थोड़ा सा फोकस बनाया, लोगों का ध्यान इनकी ओर आकर्षित हुआ जब इन्होंने अपने विचारों को इन किताबों के माध्यम से व्यक्त किया। ओके, दूसरा फिर इनकी एक और बुक आती है सितंबर 2022 में, नेशन ऑफ विक्टिम्स। ओके, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बुक रही। तो ये कुछ ऐसे इनके लिटरेरी वर्क है जिन्होंने क्या काम किया, इनको थोड़ा सा लाइमलाइट में लाने का प्रयास किया और इनको पॉपुलर बनाया जनता के बीच में। क्लियर है? ओके, आगे बात करते हैं भाई हम इंडिया और यूएस रिलेशन के ऊपर इनका स्टैंड क्या है। ओके, इंडिया यूएस रिलेशंस की बात करें तो इसमें इन्होंने बोला है, इंडिया इज इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस द यूएस डिपेंडेंसी ऑन चाइना। विवेक रामास्वामी। ओके, क्या कह रहे हैं ये? इंडिया इंपॉर्टेंट है यूएसए के लिए, क्योंकि यूएसए अगर हम देखें
यूएसए की आज सबसे ज्यादा इंपोर्ट कहां से हो रहा है? चाइना से हो रहा है। लगभग उसके टोटल इंपोर्ट में 17%, 17% जो है वो पार्टिसिपेशन सीधे सीधे चाइना का है। और ये जो डिपेंडेंसी है, अगर हम बात करें इसके अलावा हम देखते हैं जो वहां पे यूएसए की जो बड़ी कंपनियां हैं, उन लोगों ने अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है कहां पे लगा रखे हैं? चाइना में। असेंबलिंग प्लांट्स कहां लगा रखे हैं? चाइना में। और सेमीकंडक्टर्स की बात करें, ताइवान या चाइना, इन पे डिपेंडेंसी है। ओके, तो ऐसे में क्या है, यूएसए अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करना चाहता है। इसके लिए उसको किसी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत है जो चाइना को रिप्लेस कर पाए। और ऐसे में उसको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे एक इफेक्टिव प्लेयर के रूप में कौन दिखाई दे रहा है? वहां पे इंडिया ही दिख रहा है एशिया में। तो इंडिया को वो काफी महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लियर? दूसरी बात, the US should also have strong strategic relationships with India, including even a military relationship in the Andaman Sea। ये अंडमान सी की बात करें अगर हम लोग, ये इंडोनेशिया, दैट इज इंडोनेशिया, ये स्टेट ऑफ मलक्का, ये वाली लाइन देख रहे हैं, स्टेट ऑफ मलक्का, ये अंडमान सी, यहाँ पे इधर इंडिया है, श्रीलंका, ये अंडमान एंड निकोबार, दैट इज अंडमान सी। ओके, ये क्या कह रहे हैं कि जो अंडमान सी है उसमें यूएसए और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक अपने मिलिट्री एक्शंस और इनके माध्यम से एक इफेक्टिव रिलेशंस क्रिएट कर सकता है, अपना वहां पे कंट्रोल कर सकता है। और इसके ये मानता है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो इंडिया इस एरिया को, यानी मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का को ब्लॉक कर सकता है। ओके, तो इनके अनुसार चाइना गेट मोस्ट ऑफ इट्स, जहां से चाइना का मैक्सिमम मिडिल ईस्टर्न जो ऑयल होता है वो सप्लाई है। ठीक है, तो इनका जो स्टैंड है, तो इसी के लिए उन्होंने, अगर हम देखें, चाइना से अपनी डिपेंडेंसी और चाइना को जो एक तरीके से टैकल करने के लिए, ठीक है, वो इंडिया को एक इंपॉर्टेंट पार्टनर, इंपॉर्टेंट प्लेयर के रूप में वो मानता है। तो फ्यूचर में इंडिया के साथ इनके रिलेशंस देखने लायक रहेंगे अगर ये बनते हैं प्रेसिडेंट। ओके, इनकी रिलीजियस आइडियोलॉजी की बात करें, एक बड़ा काबिले तारीफ जो इनका स्टैंड है वो ये कहा जा सकता है कि हालांकि आजकल हम लोग देखते होंगे कि पॉलिटिकल गेन के लिए लोग अपने आप को खुद दूसरे रिलीजन से, दूसरे कास्ट से, दूसरी कम्युनिटी से लिंक करने का प्रयास करते हैं। इंडिया में तो आप लोग देखते ही रहते होंगे कि जब कोई इलेक्शन होने वाला होता है तो अलग अलग रिलीजन में जाके वहां पे उस तरीके से पहनावा, अपना वेशभूषा धारण करना, उनके बीच में जाना और रिएक्ट करना उस तरीके से, मतलब एक तरीके से शो ऑफ करना। तो ये सारी चीजें होती हैं। बट नहीं, यहाँ पे अगर हम बात करें, जो विवेक रामास्वामी है, एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं। दूसरा, ये अपने इस स्टैंड को पब्लिकली एकदम स्ट्रांगली रखते हैं कि हम हिंदू हैं। ओके, और ऐसे में जो कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, बिकॉज जो रिपब्लिकन पार्टी है जिससे ये खड़े हो रहे हैं, उसके जो वोटर्स है उसमें मैक्सिमम लगभग 75% जो है वो कौन है? ऑर्थोडॉक्स, जो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं वो लोग हैं। ठीक है, जो बेसिकली जो ऐसे लोग हैं ये, जो किसी आइडियोलॉजी, किसी पॉलिसी को फोकस ना करते हुए वो उनकी रिलीजियस प्रोफाइल, उनके पर्सनल प्रोफाइल, इन सब को देख के वोट करते हैं। क्लियर है? बट ऐसे में फिर भी विवेक रामास्वामी ने हर मीडिया स्पीच में, अपने कॉन्फ्रेंस में हमेशा इस चीज को रखा है स्ट्रांगली कि वो हिंदू हैं और हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसको फॉलो करते हैं। बट इसके साथ साथ हालांकि है तो पॉलिटिक्स भाई, तो क्रिश्चियनिटी को वो इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो हिंदू और क्रिश्चियनिटी को दोनों को साथ में लिंक करके और एक दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशंस की बात करते हैं, ताकि वो न केवल हिंदू लोगों को बल्कि वहां के क्रिश्चियंस, अपने जो वोटर्स हैं, उनको भी अट्रैक्ट कर पाए। ओके, दूसरी चीज अगर हम देखें, यूएसए में जो हिंदू पॉपुलेशन है
वो थर्ड लार्जेस्ट इमिग्रेंट्स पॉपुलेशन में से एक है, जिसमें अगर हम पहले बात करें क्रिश्चियन, दूसरा है मुस्लिम और थर्ड है लगभग वहां की टोटल पॉपुलेशन में 0.7%। हालांकि ये जो है इनका पॉपुलेशन रेट वो एवरी ईयर इंक्रीज कर रहा है, हिंदू पॉपुलेशन, ठीक, बट अभी फिलहाल 0.7% का वहां की टोटल पॉपुलेशन में पार्टिसिपेशन है। क्लियर है? ओके, तो ये अब रिपब्लिकन पार्टी से लगभग 13-14 लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें, दो नाम बड़े फेमस हैं, उसमें कौन कौन है भाई? एक तो डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे हैं आपके विवेक रामास्वामी, ठीक है। इसके अलावा रॉन डिसेंटिस जो फ्लोरिडा के गवर्नर है, इन लोगों का भी नाम शामिल है। बट यहाँ पे जो आजकल चर्चा में चल रहे हैं वो ये दो लोग काफी हैं। अब इसमें अगर हम देखें डोनाल्ड ट्रंप, हालांकि उन पे अभी क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और अगर वो इसमें विक्टिम पाए जाते हैं, कन्विक्टेड होते हैं, तो फिर उनका थोड़ा सा कैंडिडेसी डिस्टर्ब हो सकती है या रोकी जा सकती है। तो ऐसे में विवेक रामास्वामी एक यंगर 38 ईयर एज में, ठीक है ना, यंगेस्ट, अभी तक के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने की क्रम में ये आगे बढ़ रहे हैं। पॉपुलैरिटी इनकी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, यूएस मीडिया में, न्यूयॉर्क में और ऑल ओवर वर्ल्ड भी अगर हम बात करें, इवन इंडिया में भी इनके समर्थक काफी हैं, ठीक है। और ऐसे में एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, एक ऑथर और एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में ये अब फ्यूचर में क्या ये प्रेसिडेंट बन पाएंगे यूएसए के या नहीं, ये 2024 में देखने का मैटर होगा। और दूसरा 2024 बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है वर्ल्ड के सिनेरियो में अगर हम बात करें, बिकॉज यूएसए इलेक्शन है प्रेसिडेंशियल का। और दूसरी बात करें हम इंडिया में भी हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शन है, ओके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 बिकॉज ऑफ इन दो बड़ी डेमोक्रेसीज में होने वाले इलेक्शंस की वजह से, ठीक। तो चले, इतना कुछ था इनके बारे में, विवेक रामास्वामी के बारे में जानने के लिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो कुछ इसमें जानने को मिला होगा, आपको इंडिया यूएस रिलेशंस और फ्यूचर्स के बारे में और करंट अपडेटेड किसी पर्सनैलिटी के बारे में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। थैंक यू।